नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले लेसन में हमने पढ़ा था शीत युद्ध का दौर, जिसमें दो महाशक्तियां विश्व में काम कर रही थी, एक अमेरिका तथा दूसरा सोवियत संघ। दोनों में वैचारिक मतभेद था। दूसरे लेसन में हमने पढ़ा कि दो ध्रुवीयता का अंत। दूसरा लेसन जो था दो ध्रुवीयता का अंत था। उसमें भी विश्व में दो ध्रुवों में विश्व का बंटवारा दो ध्रुवों में हो गया था। एक कौन? अमेरिका तथा एक ध्रुव के लोग अमेरिका को मानते थे, दूसरे ध्रुव के लोग किसको मानते थे? सोवियत संघ को मानते थे। लेकिन इसका क्या हो गया था? अंत हो गया। इसमें सोवियत संघ का अंत हो गया था। तीसरे में था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, मतलब पूरे विश्व में क्या हुआ था? अमेरिका का दबदबा हो गया था। अब जो फोर्थ लेसन है हमारा, उसमें है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मतलब जब पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हो गया, उसका दबदबा हो गया था, तो उसको कम करने के लिए कुछ विचारकों ने सोचा कि सत्ता में आने के लिए कुछ विकल्प होने चाहिए, वैकल्पिक केंद्र होने चाहिए। तो वो वैकल्पिक जो केंद्र थे उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अमेरिकी, तो देखते हैं, पढ़िए आगे को। अमेरिकी वर्चस्व को कम करने के लिए सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र चुने गए, जिससे क्षेत्रीय संगठन मुख्य रूप से है कि कौन से वैकल्पिक केंद्र थे कि क्षेत्रीय संगठन इसमें मुख्य रूप से आते हैं, जो निम्नवत हैं। जैसे क्षेत्रीय, सबसे पहले समझ लेंगे कि क्षेत्रीय संगठन किन्हें कहते हैं। क्षेत्रीय संगठन वो होते हैं जिसमें अनेक देश, मतलब 10 या 20 देश क्या करते हैं? भाग लेते हैं इस संगठन को बनाने में, आपस में भाग लेते हैं। तथा इन संगठनों में क्या होता है कि क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए काम करते हैं, तथा इसमें देशों की संख्या बहुत कम होती है, और इसमें वही देश शामिल किए जाते हैं। यह संगठन उन्हीं देशों के लिए काम करता है जो इसमें शामिल होते हैं। अब ये था क्षेत्रीय संगठन। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वह क्या होता है कि उसमें बहुत सारे देश आपस में काम करते हैं, और बहुत सारे देश मिलके जब काम करते हैं तो वो पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। ये केवल क्षेत्र के लिए काम करते हैं और वो पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। जैसे सुरक्षा परिषद है एक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, आपने अभी 6th लेसन में पढ़ोगे आप, तो उसमें 192 देश शामिल थे। ठीक है, तो आते हैं आगे। तो ये क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से थे? आसियान है, यूरोपीय संघ है, सार्क है, ब्रिक्स है, इत्यादि। ठीक है, अब आ जाइए कि क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या थे, इसको बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या थे। क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य होता है अपने इलाके के लिए विकास करना, जैसे अपने इलाके के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा देना, क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाना, व्यापार को बढ़ावा देना, राजनीति में सुधार लाना। अब ये देश जो बने होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपस में जो ये 8 या 10 या 20 देश जो भी होते हैं इस क्षेत्रीय संगठनों में बने होते हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि क्षेत्र के लिए विकास करना, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जो विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, और अपने क्षेत्र के लिए व्यापार को बढ़ावा देना तथा अपनी राजनीति में सुधार लाना। ये था इनका उद्देश्य। अब इससे इम्पोर्टेंट एक और आता है जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चन में आता भी है, मार्शल योजना। मार्शल योजना किससे कहते हैं? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 से 45 में यूरोप को बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? नुकसान हो गया था पूरे यूरोप को। जब पूरे यूरोप को नुकसान हुआ तो क्या हुआ? इसमें मार्शल योजना में अमेरिकी खेमे के जो पश्चिमी यूरोप था, अमेरिका में जो आधा पश्चिमी यूरोप अमेरिका में आता था, उस अमेरिकी खेमे वाले यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने इसकी क्या की थी? यूरोप की ज़बरदस्त मदद की थी। इसी को मार्शल योजना कहा जाता है। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना हुई। मार्शल योजना के तहत क्या हुई कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। फिर था कुछ
इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, आप बता रही हूँ आपको, उसको नोट भी आप कर लीजिएगा कि 1948 में क्या हुआ था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। फिर 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें राजनीतिक मामलों की देखरेख की जाती थी, ठीक है। फिर 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था। अंत में क्या हुआ था, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ अपनी विदेश नीति, साझी मुद्रा, सुरक्षा नीति इत्यादि के लिए बहुत पहचाना जाता है। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। क्या हुआ कि जो यूरोपीय संघ था आर्थिक सहयोग वाली संस्था से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेते गए। अब आ जाइए आप कि यूरोपीय संघ की जब स्थापना 1992 में हुई, तो ये यूरोपीय संघ है क्या, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992-93 में हुई थी। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें 4 चीज़ें हैं कि इसका अपना झंडा था, अपना नाम था तथा अपनी मुद्रा थी जो यूरो, अपनी मुद्रा थी और अपना एक स्थापना दिवस था, ठीक है। सन 2003 में इसने अपना संविधान भी बनाने की कोशिश की थी, जिसमें यह असफल रहा। अब इसकी विशेषताएं क्या थी यूरोपीय संघ की विशेषताएं निम्नवत हैं। इसका आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव ज़बरदस्त है। क्या था कि इसका जो आर्थिक और राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव था, क्या था, ज़बरदस्त था। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोप की थी। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी, यूरोपीय संघ की। अब आप कहेंगे कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश तो अमेरिका है। अभी हम पढ़ रहे थे कि अमेरिका सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला 2005 में क्या बना था, यूरोपीय संघ बना था। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, देखिए, अमेरिका केवल एक देश था और यूरोपीय संघ क्या था, यूरोपीय संघ में 27 देश थे। यूरोपीय संघ में कितने थे, 27 देश थे। तो यह अपने आप में एक संगठन था और वह अमेरिका केवल एक देश था, और वह एक देश सबसे भारी था। क्यों भारी था, क्योंकि वह केवल एक देश होते हुए भी उसकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत थी। और इसमें चूँकि 27 देश आते हैं, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था तो उस एक देश से अधिक होनी ही थी। इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा, ठीक है। अब आइए जीडीपी। इसकी जो यूरोपीय संघ की जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। इसकी मुद्रा यूरो जो थी, अमेरिकी डॉलर को क्या करती थी, चुनौती देती थी। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक थी। अब फिर से वही बात आती है, आप कहेंगे कि अमेरिका तो सबसे शक्तिशाली देश है, तो ये यूरोपीय संघ, फिर वही बात आ रही है कि यूरोपीय एक संगठन है, संघ है, और अमेरिका सिर्फ एक देश था। वह अपने आप में वास्तव में एक शक्तिशाली महाशक्ति विश्व में था अमेरिका। और यह जो है संघ है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से क्या थी, 3 गुना अधिक है। 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अनुमान लगाया गया है कि इसके पास 550 करीब परमाणु हथियार हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने हथियार थे, 550 के करीब। सदस्य देशों की संख्या भी आपको बता चुकी हूँ, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 27 थी। अब आ जाइए, ये थी इसकी विशेषताएं। अब इसके कुछ कमियां भी हैं, यूरोपीय संघ की कुछ कमियां भी थी। क्या थी, जो निम्नवत है। नए देशों को शामिल करने को लेकर इसमें क्या हुए थे, विवाद हुए थे। जैसे ये सोवियत संघ वाले देश इसमें आना चाह रहे थे, इसमें बहुत सारे विवाद भी हुए थे। इसकी मुद्रा यूरो को सभी देश मानने को तैयार नहीं थे। कुछ देश इसका क्या कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे कि यूरो को ही हम क्यों माने, क्योंकि इसमें एक से अधिक देश थे। अब जो था तालमेल की कमी,
सदस्य देशों की विदेश नीति इसमें क्या था कि जो देश थे यूरोप में, जो देश 27 देश थे, इसमें आपस में क्या था कि तालमेल नहीं था। कैसे? जब इराक पर अमेरिकी हमला हुआ था तब यूक्रेन ने अमेरिका का समर्थन किया था। ठीक है, कि जब इराक पर हमला हुआ किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो यूक्रेन ने अमेरिका का उस समय क्या किया था? समर्थन किया था। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया था, इसलिए क्या था, इनमें आपस में तालमेल नहीं था। जाहिर सी बात है कि इसमें यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस इसके देश सहयोगी देश रहे होंगे। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि तथा यूरो मुद्रा को मानने से क्या कर दिया था? इसमें इनकार कर दिया था। ये था यूरोपीय संघ, जो किसको चुनौती दे रहा था? अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देकर वैकल्प के रूप में, सत्ता के वैकल्प के रूप में सामने आ रहा था। अब उसके बाद आता है आसियान। आसियान को दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन भी कहते हैं। अमेरिका के मुकाबले आसियान को एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। विश्व की 8% जनसंख्या आसियान से संबंधित है। आसियान भी एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें कि विश्व की 8% जनसंख्या आसियान से संबंधित है, इसलिए आसियान को भी सत्ता के विकल्प के रूप में माना जाता है। अब आता है चीन। चीन बड़ी तेज़ी से सैनिक व आर्थिक रूप से विकास करके अमेरिका के मुकाबले सत्ता के विकल्प के रूप में उभर कर आगे आ रहा है। क्या होता है कि चीन भी एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति रखता है। आर्थिक रूप से जो उसका विकास हो रहा है उसमें वह अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के विकल्प के रूप में उभर के आ रहा है। उसके बाद आता है भारत। 1990 की दशक से भारत में इतनी तेज़ी से अपना आर्थिक विकास किया गया कि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत भी एक सत्ता के विकल्प के रूप में क्या आ रहा है? उभर कर सामने आ रहा है। तो बच्चों, ये थे हमारे सत्ता के विकल्प। आप समझ गए होंगे। इसमें क्षेत्रीय संगठन आ रहे हैं और उसके बाद इसमें आ रहे हैं चीन, भारत, क्षेत्रीय संगठनों में आसियान तथा अन्य और देश हैं, यूरोपीय संघ, सार्क, ये सारे देश भी इसमें क्या आ रहे हैं? इसमें सत्ता के विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, जो अमेरिकी वर्चस्व को कम करने के लिए काफ़ी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। मैंने इससे पहले आपको इस चैप्टर से संबंधित PDF प्रोवाइड करा दी है। उसके बाद मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए तथा इसको समझने की कोशिश कीजिए तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।